बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा लालची था, उसने मुझे शादी के नाम पर बेचा था। अब तक मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और शौहर की शक्ल तक न देखी थी, क्योंकि बकौल नंद के मेरा शौहर जिस वक्त भी घर आता है मैं सोई होती हूँ। मैंने कई बार शौहर के आने का इंतजार किया, मगर हर बार मुझे गहरी नींद घेर लेती थी। इस बार नंद के पांव में गिर पड़ी कि मुझे मेरा शौहर दिखा दे, तो वो डरते हुए बोली, भाभी आप भाई को देखकर भाग तो नहीं जाओगे यहां से। नंद की बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई, मगर मैंने वादा कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यूं रात के 3 बजे जब आंख खुली तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे साथ मेरे सगे बाप ने वो किया था जो शायद कोई सौतेला बाप भी करने का सोच नहीं सकता। मेरा बाप नशेई था। वो जब नशे में होता तो उसे किसी चीज का होश न रहता, और अब मैं अपने बाप के जुल्म का शिकार बनकर ही सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। अब्बू ने मुझे एक ऐसे शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था जिसको ना तो मैंने देखा था और ना ही कभी उसका जिक्र सुना था। अब्बू ने काशिफ नामी लड़के से 3 लाख रुपए वसूल किए थे। मेरा निकाह उसके साथ पढ़वा कर मुझे रुखसत भी कर दिया था। मैं बेड पर बैठी कपकपा रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अचानक हुआ क्या है। कभी दिल में परेशानी जगह बना लेती तो कभी थोड़ा सा हौसला हो जाता कि चलो अब्बू ने पैसे ही लिए, मगर किया तो मेरा निकाह ही है ना। हो सकता है मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो, जिंदगी भर की थकन उस शख्स के वजूद से ही उतर जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि जब मेरा शौहर मेरा घूंघट पलटे तो मुझे पहली नजर में ही उससे मोहब्बत हो जाए। वो मेरा हाथ थाम कर कहे कि आज से मेरी हयात और खुशी की मालकिन तुम हो, मैं और मेरा घर तुम्हारा है। फिर ख्याल आता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर भी मेरे बाप की तरह नशई और जुआरी हो। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में खोई हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। मैं सर झुकाए बैठी थी, दिल की धड़कनें तेज हुई थी। कोई कदम कदम चलता मेरे जानिब बढ़ रहा था। आने वाला वजूद अब मेरे रूबरू बेड पर बैठ चुका था और फिर मेरा घूंघट पलट दिया गया था। सामने बैठे शख्स को देखकर मेरी चीख बरामद हुई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता। मेरा बाप सारी जिंदगी अपनी ही मौज मस्ती में रहा था। कभी जुआ जीत गया तो घर में दाल सब्जी डलवा देता था, नहीं तो अम्मी ही लोगों के घर साफ कर करके पैसे कमा कर लाती थी। अम्मी मेरी जानिब देखकर रोती रहती थी। मुझसे कहती, फजीला मैं तुम्हारे नसीबों से बहुत डरती हूँ। जिस लड़की का बाप माशरे में बेइज्जत हो उसको अपनी बहू कौन बनाता है। घर में जब राशन खत्म हो जाता तो मैं भूख से तड़पती रहती थी और मेरी अम्मी मुझे देखकर रोती रहती थी। मेरा गम मेरी भूख होता था और मेरी माँ मेरे लिए तड़पती रहती। मेरी अम्मी की इतनी उम्र तो ना थी, मगर वो अपनी हयात में इतने गम देख चुकी थी कि दिल के बंद होने के सबब चल बसी थी। अम्मी मुझे उस जालिम शख्स के पास छोड़ गई थी जिसे अपने सिवा कुछ नजर ही ना आता था। क्या हो गया है लड़की, चीख क्यों रही हो? तुमने कोई भूत तो नहीं देखा ना? मैं हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारी नंद जमीला। मेरी नंद ने मुझे घूर कर देखा था। मैं जो अपने शौहर की मुंतजिर थी, नंद को देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख बरामद हुई थी। मैं डरते डरते बोली, वो मेरा शौहर कहाँ है? मेरी नंद ने कानों को हाथ लगाया था। वो कहने लगी, तौबा तौबा, क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? जरा जो इन बेशर्मों में सब्र हो। कैसे मुंह खोलकर अपने शौहर के बारे में पूछ रही है? खैर तुम उठकर मुंह हाथ धो लो, ये लीपा पोती उतार कर सो जाओ, तुम्हारा मियाँ न जाने कब घर आएगा। अब मैं परेशान हुई थी और बोली, क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मेरा शौहर कहाँ गया है? मेरी नन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने ये सवाल करके बहुत गलत कर दिया है। मुझे एहसास हो रहा था कि वो ये सब मुझे शर्मिंदा करने के लिए कर रही है, ताकि मैं उससे सवाल जवाब का सिलसिला मुनक़ता कर दूं। मैं भी ढीठ बन गई थी और बोली, बताएं ना। मेरी नंद उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, काशिफ घर लेट आता है, तुम आराम से सो जाओ। इतना कहकर वो उठकर बाहर चली गई थी, जबकि मैं तो गहरी सोच में डूब गई थी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि काशिफ घर लेट आता है? आज तो उसकी शादी हुई है मेरे साथ। उसने मेरे बाप को नगद 3 लाख रुपए दिए हैं, फिर वो लेट क्यों आएगा? क्या मैं उसको पसंद नहीं? लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर मैं उसको अच्छी ना लगती होती तो फिर वो मेरे बाप को पैसे क्यों देता? मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी। मैं चाहती थी कि एक बार अपने शौहर को देख लूं तो दिल को तसल्ली हो जाए, मगर वो तो आया ही नहीं था। मैं उसका इंतजार करते करते सो गई थी। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी नंद मेरी जानिब देखकर गुस्से से मुंह फेर गई थी और बर्तन उठाकर पटकने लगी थी। मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए थे। भला ये भी कोई जिंदगी हुई? पहले सारी उम्र बाप के जुल्म बर्दाश्त किए और अब मेरी ये नंद मुझे तेवर दिखा रही थी। मुझे तो इल्म भी नहीं था
कि शादी के पहले ही रोज ये औरत मुझे किस चीज का गुस्सा दिखा रही है। मैं सोचती रह गई थी और तब मेरी नंद मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, पहले तो बड़ी फिक्र जाहिर कर रही थी मेरे सामने कि मेरा शौहर नहीं आया, कब तक आएगा, मगर जब वो रात को कमरे में गया तो तुम सो रही थी। उसने तुम्हें कितनी आवाजें दी, फजीला उठो, फजीला मैं काशिफ, तुम उठो। दूसरे कमरे में सोई हुई थी मैं, मेरी आंख खुल गई मगर तुम ना उठी। मैं बाहर आई तो काशिफ इधर सहन में बैठा था। कहने लगा, नासरा, लगता है मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती जो सोने का नाटक कर रही है। मैं तो ये बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो आधी रात तक अपने शौहर की मुंतजिर रही थी, फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी नंद खामोश रही थी। खैर, वो मुझे खाना पकाकर देती थी। नासरा मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी, मगर जबान की बहुत ही तीखी थी कि उससे बात करने से डर लगता था। मेरी शादी को 4 रोज बीत गए थे, मगर अभी तक काशिफ की जात मेरे लिए मुअम्मा बनी हुई थी। उसको सोचकर ही मैं परेशान रहती थी कि वो अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आया था, वो मुझसे क्यों छुप रहा था। और फिर मेरी ये नंद, जो कि उम्र में मुझसे बड़ी लगती है, वो अभी तक मेरे शौहर के घर में क्यों है? क्या उसने शादी नहीं की? एक दिन हिम्मत करके मैं अपनी नंद के पास जाकर बैठ गई थी। वो सब्जी बना रही थी। मैं बोली, नासरा, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। उसने माथे पर बड़ डाल लिए थे। कहने लगी, मेरी कहानी ज्यादा दिलचस्प नहीं है, तुम्हें सुनकर मजा नहीं आएगा। फिर कहने लगी, मेरी शादी को 2 माह गुजरे थे कि मेरा शौहर वफात पा गया। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया तो भाई ने अपने घर में पनाह दे दी। 1-2 बार मेरे लिए रिश्ते भी आए थे, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया और काशिफ से कह दिया कि अगर तुमने मेरी शादी का सोचा भी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब तो इस बात को 4 बरस बीत गए हैं। तुम तो शायद ये ख्याल करके बैठी होगी कि एक न एक दिन तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी। इतना कहकर मेरी नंद मेरे पास से उठकर चली गई थी। सच कहूं तो मैंने यही सोचा हुआ था कि मेरी नंद घर से चली जाएगी तो मेरा शौहर मेरा ख्याल करने लगेगा, वो मेरे पास रहने लगेगा। मगर उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई थी। मेरी नंद मेरी शादी के अवाइल रोज में तो घर से निकलती ही नहीं थी, मगर अब वो खाना पकाकर रख जाती और घर से गायब हो जाती थी। वो सुबह की गई हुई 1-2 बजे ही घर आती थी। मुझसे पूछती, काशिफ आया था? मैं नफी में सर हिला देती तो वो फिर से बाहर निकल जाती, मगर घर से जाने से पहले मुझे हिदायत करके जाती कि अगर काशिफ आए तो उसे कह देना कि मैं बस अभी अभी घर से निकली हूं और पड़ोस में जा रही हूं। मैं दिल ही दिल में सोचती रहती थी कि न जाने ये औरत कहाँ जाती है। अब तो मुझे अपनी नंद पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, नासरा, आप कहाँ जाती हैं? तो वो मुझे घूर घूर कर देखने लगी थी। कहने लगी, मैं जहां मर्जी जाऊं, तुम कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं डर कर चुप कर गई, मगर मैंने भी सोच लिया था कि जब मेरा शौहर घर आएगा तो उसे सारी बात बता दूंगी कि आपकी बहन सुबह सवेरे घर से निकल जाती है। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी नंद गलत रास्ते पर चल पड़ी है। दोपहर का वक्त था। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी और अपनी जिंदगी के मुतालिक सोच रही थी। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। तब मैंने बाहर से आवाज सुनी थी, जैसे कोई घर में दाखिल हुआ है। मैं उठकर खिड़की तक गई तो मेरी नजर एक मर्द पर पड़ी थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, मगर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ नासरा के कमरे में चला गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये कौन हो सकता है। उस वक्त तो नासरा भी घर में नहीं थी। मैं नंद के कमरे के पास गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से मर्दाना आवाज आई थी, मैं काशिफ हूं, आराम करने आया हूं, मुझे तंग न किया जाए। ये आवाज सुनकर तो मैं अपने जज्बात पर काबू ही नहीं पा सकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं जिस शख्स के सहारे इस घर में आई थी, आज बिलाखिर वो मेरे सामने मौजूद था। मैंने नासरा के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से लॉक था। मैंने आवाज दी थी, काशिफ, ये मैं हूं, आपकी बीवी फजीला। आप मुझे मेरे बाप से 3 लाख रुपए के एवज खरीद कर लाए थे। आप दरवाजा खोलें, मैं आपको देखना चाहती हूं। आप भी मुझे देखें ताकि हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। भला ये क्या बात हुई कि हमारी शादी को इतना अरसा बीत गया है और मैं अभी तक आपको देख ही नहीं पाई, आपके साथ बात ही नहीं कर पाई। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मेरा दिल फटने लगा था। मैं जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती रही थी और साथ साथ कहती भी जा रही थी कि खुदारा काशिफ दरवाजा खोल दे। नासरा भी घर में मौजूद नहीं है, मैं अकेली हूं, मैं आपसे बात करना चाहती हूं, अपने दिल का हाल आपको बताना चाहती हूं। मगर दरवाजा नहीं खुला था।
मैं अब बाकायदा तौर पर बुलंद आवाज में रोने लगी थी। मैं बोली, काशिफ, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो फिर क्यों आपने मेरे बाप को पैसे दिए? क्यों आपने शादी की हामी भरी? मुझे मेरे बाप के घर में ही रहने देते ना। मैं यहां नहीं आना चाहती थी। चाहे मेरा शौहर ही मुझे बेकदरी से देखे। तो अंदर से मर्दाना आवाज आई थी। वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से ना खरीदता तो तुम्हें किसी जुआरी या नशई के पल्ले बांध देता और पैसे ले लेता। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, नेकी की है, मेरा और कोई मकसद नहीं था। और बेफिक्र रहो, जब मुनासिब वक्त आएगा मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगा, तुम्हारे दर्द भी सुन लूंगा और तुम्हें अपनी तकलीफ भी सुना दूंगा। अभी फिलहाल तुम जाओ यहां से। मैं रोती रही थी। मैं बोली, नहीं, आज मैं आपको देखे बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। तो काशिफ कहने लगा, तुम मजबूरी का लफ्ज समझती हो? मैं मजबूर हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, जाओ यहां से। उसकी आवाज में इस कदर सख्ती थी कि मैं 2 कदम पीछे हटी थी और फिर भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मैं रोती रही थी। मैं शाम तक अपने कमरे से ना निकली थी। तब नासरा ही मेरे पास आई थी। वो मुझे घूर रही थी। कहने लगी, क्या बात है महारानी, आज तुम अपने कमरे से क्यों नहीं निकली? क्या बात है, किससे छुप रही हो तुम? मैंने अपना दर्द दिल नासरा के सामने रखा था। मैंने उसे कहा, आज काशिफ घर आया था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरे पास नहीं आया। उसने तो अपने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। मैं दरवाजा पीटती रही, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकला। नासरा कहने लगी, हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। तुम भी एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो, उठकर खाना खाओ। मैं बोली, अगर कोई मजबूरी भी है तो उसे चाहिए कि वो मेरे सामने आए, मुझे बताएं, मैं समझ जाऊंगी। मेरी नंद कुछ भी कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरी जिंदगी तो एक पहेली बनकर रह गई थी। जिस शख्स के साथ शादी हुई थी उसी को न देख सकी थी। न जाने वो कौन था और कैसा था। न जाने वो सारा सारा दिन कहां छुपा रहता था। मैं अपनी नंद से इस्तफसार करती तो वो मुंह बसोर कर कहती, मेरा भाई इतना फारिग नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगकर बैठा रहे। वो कौन सा तुम्हारे बाप की तरह है कि रात रात भर जुआ खेले और जब जुआ हार जाए तो अपनी बेटी को ही बेच डाले। मेरा भाई तो हक हलाल की रोजी कमाता है। बाप का ताना सुनकर मैं दब जाया करती थी, क्योंकि इसमें तो मेरी ही तस्दील थी। उसने मुझे 3 लाख रुपए के एवज बेच डाला था। मैं अपने बाप को इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आज मैं कैलेंडर लेकर बैठी तो वक्त का हिसाब करने लगी थी। मेरी शादी को तो जमाने बीत गए थे। हाय, मैं तो बड़े खसारे में रह गई थी। ये वक्त मैंने कैसे गुजारा ये मैं जानती हूं, या मेरा अल्लाह। मेरी वो बहनें भी मेरे दर्द का अंदाजा कर सकती हैं जिनकी किस्मत में शौहर की सर्द महरी ही आई हो। मेरा ससुराली घर बहुत बड़ा था, मगर यहां तन्हाई बहुत थी। इस बड़े से घर में फकत हम 2 लोग ही तो रहते थे, मैं और मेरी नंद। मगर मेरी नंद इस बात पर बजिद थी कि हम तो यहां 3 लोग रहते हैं। मेरा भाई और तुम्हारा शौहर भी तो है। तब मैं इस बात में सर हिला दिया करती थी। हम इंसान जो है ना, उनकी फितरत में अल्लाह ने क्यों का उनसर डाला हुआ है। हम बिना देखे बस खुदा की जात को ही मान सकते हैं। मगर मेरी नंद इसरार करती थी कि अपने शौहर के वजूद से भी इनकार न करो। आज मैं आईने के सामने खड़ी हुई तो मेरे माथे पर 2 सफेद बाल चमक रहे थे। मेरा तो दिल छलनी होकर रह गया था। क्या मैं यूं ही अपने शौहर के इंतजार में बूढ़ी हो जाऊंगी? दिल में यह ख्याल भी आता कि नंद शायद अपनी बेवगी का बदला मुझसे ले रही है। वो खुद तो बिना शौहर के रह रही है और मुझे भी जुदाई के अजाब में मुब्तला कर रही है। यह भी तो ऐन मुमकिन था कि मेरी बीवा नंद ही मेरे शौहर को मेरे करीब ना आने देती हो, उसे सख्ती से मना कर रखा हो कि घर में दाखिल नहीं होना। अब जब मैं सोचने बैठी थी तो बहुत सी ऐसी बातें भी मेरे सामने आ रही थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। मेरी नंद मुझसे कहती थी कि तुम्हारा शौहर हर रात घर आता है, मगर तुम गहरी नींद सोई होती हो। अब मैंने अपने शौहर की आमद के सुराग ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैंने अपने कमरे की एक एक चीज छान मारी थी कि शायद किसी जगह तो मुझे पता चले कि मेरा शौहर घर में आता है। मगर मेरा कमरा हूबहू वैसे ही पड़ा रहता था जैसा मैंने सेट किया होता था। सो मेरी नंद आज फिर नाश्ता बनाकर घर से चली गई थी तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। ये देखकर मेरा जिगर फटने लगा था कि मेरे शौहर की तमाम चीजें ही मेरी नंद के कमरे में पड़ी थी। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी हर चीज मेरी नंद के कमरे में पड़ी थी। आज मुझे अपनी नंद से नफरत महसूस हो रही थी कि मेरा शौहर अपनी नई नवीली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन के कमरे में क्यों कर चला जाता है। ये बात तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी और मेरा दिमाग भी अजीब अजीब किस्म की बातें सोचने लगा था। अब मैंने सोच लिया था
कि मैं आज हर रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी, मैं अपने शौहर को देख कर ही रहूंगी। मगर रात के वक्त मुझे इस कदर शदीद नींद आ जाती थी कि मैं चाहकर भी जाग नहीं पाती थी। आज मेरी नंद घर में आई तो मैंने भी गुस्से का इजहार किया था। मैंने भी बर्तन उठाकर पटखने शुरू कर दिए थे। मेरी नंद, जो बड़ी हैरान हुई थी, वो आगे बढ़ी और कहने लगी, अपने होश में तो हो फजीला, क्या बात है, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? तो मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, नहीं, मैं अपने होश में नहीं हूं। वो औरत जिसकी शादी को इतने बरस बीत गए हों और उसने अब तक अपने शौहर को ना देखा हो, क्या वो अपने होश में रह सकती है? मुझे बताओ, मेरा शौहर कहाँ है? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? वो मुझसे पर्दा क्यों कर रहा है? तब मेरी नंद की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, फजीला, मेरे भाई को इस बात का डर है कि जब तुम उसे देख लोगी तो उसे छोड़कर भाग जाओगी। मैं बोली, मैं ये घर छोड़कर नहीं भागूंगी, मुझे एक बार मेरे शौहर से मिला दो। मेरी नंद कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा शौहर हर रात घर आता है, तुम अपनी नींद को पीछे धकेल कर आ जाना और उसको देख लेना। रात हुई तो मैं अपना खाना कमरे में ले गई थी और कमरे में जाके छुपा दिया था। मैंने आज भूखा रहने का इरादा किया था क्योंकि मुझे अपनी नंद पर शक था कि शायद वो मुझे हर रात खाने में कुछ ऐसा मिक्स करके देती है जिससे मुझ पर नींद गलबा पा जाती है और मैं अपने शौहर की आमद से बेखबर रहती हूँ। और फिर मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने खाना नहीं खाया था तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। मैं अपने शौहर की मुंतजिर रही थी। मैं खिड़की के साथ सर लगाए बैठी रही थी कि न जाने कब काशिफ घर आएगा। मगर जब आधी से ज्यादा रात बीत गई तो मैं उठकर सहन में आ गई थी। मैं यहां वहां चहलकदमी करने लगी थी और तब मुझे अपनी नंद के कमरे से मर्दाना आवाज सुनाई दी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी थी। वो मर्द कह रहा था, नासरा, तुम फजीला को समझाओ कि जैसे जिंदगी गुजर रही है उसे गुजरने दे, राज मत कुरे दे, क्योंकि इसमें हम दोनों का खसारा है। मुझे देख लेने के बाद वो पहले जैसी नहीं रहेगी। तब नासरा की आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगी, काशिफ, मैं अपनी सी कोशिश कर चुकी हूं मगर वो नहीं समझती। शायद उसे बर्बाद होने का शौक है। मैं सारी रात जागती रही थी, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी थी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि ऐसे में काशिफ घर में कैसे दाखिल हुआ था। मुझे डर था कि कहीं वो फिर से बाहर न चला जाए, इसीलिए एक ही झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया था। कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरे सामने ही बेड पर नासरा बैठी हुई थी मगर काशिफ मौजूद नहीं था। मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, काशिफ कहाँ है? उसे कहाँ छुपा दिया है? नासरा बोली, फिक्र न करो, कहीं नहीं छुपाया, वो बाथरूम में है, मैं उसे भेजती हूँ। नासरा उठकर बाथरूम में चली गई थी और दरवाजा भी बंद कर लिया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दिमाग ये सब कुछ देखकर फट जाएगा, मगर मैं कहाँ जानती थी कि अभी तो और भी बहुत से सदमे मेरे मुंतजिर हैं। मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया था और फिर सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। सामने नासरा खड़ी थी। उसने मर्दाना लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये देख लो, मैं हूं काशिफ। ये आवाज मगर नासरा की नहीं थी, ये तो मर्दाना आवाज थी। मुझे शदीद किस्म का चक्कर आया था। मैं नीचे गिरने लगी थी मगर नासरा ने मुझे हाथ से पकड़कर बेड पर बिठा दिया था और खुद मेरे पांव के पास जमीन पर बैठ गई थी। आज नासरा रो रही थी। वो बोली, हाँ, मुझसे मिलो, मैं काशिफ हूं। मैं चीख पड़ी थी और बोली, तुम काशिफ नहीं हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो ना? वो कहने लगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, धोखा तो मुझे किस्मत ने दिया है। मैं एक बहुत ही इज्जतदार घराने में पैदा हुआ था। मैं ना तो औरत थी और ना ही मर्द, मैं तीसरी जिन्स से था। मैं ख्वाजा सरा था। मगर चूंकि मेरे घर वाले बहुत इज्जतदार थे तो ये बात किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि बकौल उनकी ये बात दुनिया वालों के सामने लाने से उनकी बेइज्जती हो जाना थी। देखो ना, मेरा वजूद ही एक बेइज्जती है। मेरे बाप को जब कोई पूछता है कि तुम्हारे घर में क्या पैदा हुआ है तो वो कह देता है कि बेइज्जती हुई है। ये बातें सुनकर मैं रोता रहता था। मेरी माँ भी मुझसे प्यार तो करती थी मगर मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे कोई खास लगाव नहीं रखती थी। वो जिस तरह से अपने बाकी बच्चों से प्यार करती थी, मुझसे दूर दूर ही रहती थी। उसने मुझे पाला था, मेरे लिए यही बहुत था। एक दिन मुझसे कहने लगी, काशिफ, वादा करो कि तुम बड़े होकर शादी जरूर करोगे, ताकि किसी को इस बात का इल्म ना हो सके कि तुम ख्वाजा सरा थे। तुम शादी कर लोगे तो हमारे खानदान की इज्जत बच जाएगी, तुम्हारे बाप का नाम रह जाएगा। मैं बोला, अम्मी, मैं शादी के काबिल नहीं हूं, मैं कैसे शादी करूंगा? तो अम्मी ने कहा, मुझे इस बात का इल्म नहीं है
मगर याद रखना, अगर तुमने शादी ना की तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। फजीला, तुम नहीं जानती कि मैंने जिंदगी किस तरह से गुजारी है। मैंने बहुत मुश्किल हालात अपनी जिंदगी में देखे हैं। हर चीज के लिए तड़पा हूं, हर चीज के लिए सिसका हूं, हत्ता कि अपनों की मोहब्बत के लिए भी रोता रहा हूं। मगर मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं था। ये जिंदगी तो चलो जैसे तैसे मैंने गुजार ही ली, मगर मैं नहीं चाहता था कि मरने के बाद दोबारा से जहन्नुम में धकेल दिया जाऊं। इस दुनिया में भी तो मैंने जहन्नुम ही काटा है ना। अब दो जहन्नुम काटने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो। इस चीज के लिए मैंने जुआ खानों में जाना शुरू कर दिया था। मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि जो मर्द जुआ खेलते हैं उनकी औलाद बड़ी मजबूर होती है। वो मर्द बेगैरत हो जाते हैं, वो अपनी बेटियों को भी बेचने से बाज नहीं आते। उस रात भी मैं जुआ खाने में ही था। मैंने तुम्हारे बाप को देखा। वो एक बड़ी उम्र के नशे और जुआरी मर्द के हाथों तुम्हें महज 70,000 रुपये में फरोख्त करने लगा था। मुझे मालूम हो गया था कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरी गुजरने वाली है। मैंने आगे बढ़कर तुम्हारे बाप से कहा, 3 लाख दूंगा, अपनी बेटी मुझे दे दो। उसने कहा कि ठीक है। फिर हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे नहीं पता कि हम दोनों के निकाह की शरई हैसियत क्या है, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैंने अपनी मां की वसीयत पूरी की। मैंने निकाह भी कर लिया और फिर नेकी भी की। तुम्हें घर दिया, खाना दिया, इज्जत दी, मगर मैं तुम्हें एक शौहर न दे सका क्योंकि मैं मर्द नहीं हूं। मैं सुबह मर्दाना लिबास पहनकर एक वर्कशॉप पर चला जाता हूं। मैं वहां जाकर अपनी हक हलाल की रोजी कमाता हूं। ये तो शुक्र है कि मुझे मेरे भाइयों ने हुनर सिखा दिया, नहीं तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा होता हूं। मैं चाहता था कि ये राज अभी राज ही रहे, मगर तुम्हारी तड़प देखकर सब कुछ तुम्हारे सामने लाना पड़ा। अब ये तुम पर मुनहसर है कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहो तो रहो, जाना चाहती हो तो भी चली जाओ। मैं ये तमाम बातें सुनकर उठ गई और अपने कमरे में आ गई थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं गहरे सदमे में डूब गई थी कि क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ है, किसी के साथ इतना बड़ा धोखा भी हुआ है। काशिफ तो अपनी तरफ से समझ रहा था कि उसने मेरे साथ नेकी की है, मगर उसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी के इतने बरस उसने सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए थे ताकि बाहर की दुनिया में उसे मर्द का मकाम मिल जाए। लोग उसे कहेंगे कि ये बीवी ब्याह कर लाया है तो मर्द ही होगा। मेरा जी चाहता था कि मैं काशिफ का घर छोड़कर भाग जाऊं, मगर उसने मुझसे कहा कि अभी तुम मेरे घर में ही रहो, बाहर की दुनिया खतरनाक है। पहले तुम अपने लिए रिश्ता ढूंढ लो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मगर मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं उस इंसान से मदद लूं जिसने मेरी जिंदगी के इतने कीमती बरस जाया कर दिए हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास तो कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। काशिफ का घर छोड़कर चली जाऊं या अभी मसलिहत के तहत कुछ और रोज उसके घर में गुजार लूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।